और अब आगे बढ़ते हैं चुनावी अड्डे में। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहे और आपको मैं ये भरोसा दिलाती हूं कि इस दौरान आपको 5 राज्यों में चुनाव को लेकर हर बड़ी गतिविधि या फिर उससे जुड़ी खबरों से मैं रूबरू करवाऊंगी। मैं आज आपको उस चुनावी मुर्गे से भी मिलवाऊंगी जिसका नाम प्रधानमंत्री को भी लेना पड़ा। भला किसी मुर्गे की भी इतनी बड़ी भूमिका सरकार को बनवाने में क्या हो सकती है? जी हां, मध्य प्रदेश में ऐसा ही है। इसके अलावा आपको सत्ता के लिए कांग्रेस की आधी रात वाली साधना के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही राजस्थान भी लेकर चलूंगी जहां बीजेपी ने जो मुस्लिम कार्ड खेला है वो क्या है, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन हां, सिर्फ इतना ही नहीं, कई और चीजें भी होने वाली है चुनावी अड्डा में, लेकिन सब बारी बारी से। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में अब बीवियों की एंट्री हो चुकी है। बड़े बड़े नेताओं की पत्नियों ने अपने पति को जिताने का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया है। ऐसा क्यों है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट पहले आप देखिए। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में तरकीबें और तरीके दोनों देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इंदौर के महासंग्राम में अब प्रत्याशियों की पत्नियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रत्याशियों की पत्नियां भी अब मंझे हुए राजनेता की तरह अपने पति के प्रचार में लगी हुई हैं। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। बात साख की है तो कैलाश विजयवर्गीय की बहू ने अपने पति के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो खुशी प्लस एक्साइटमेंट दोनों है और बस यही इस फील्ड में वो बहुत पुराने हैं तो उनकी अच्छाइयाँ, वो जो काम करते हैं वो एक एक को गिनवाना नहीं पड़ रही है। लोग उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बस जनता से ये आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि अभी तक आपका जैसा आशीर्वाद और सपोर्ट मिलता रहा है, आगे भी वैसे मिलता रहे। आकाश विजयवर्गीय इंदौर के सबसे युवा प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनकी पत्नी भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। युवा चेहरा है, सही बात है। पहली बार इतने कैंडिडेट्स में वो सबसे यंग कैंडिडेट है अभी तक के। तो युवाओं, खासकर युवाओं को एक मोटिवेट करना, उन्हें वोटिंग के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि यूथ ही पूरी जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। इसी तरह बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहन सिंह सेंगर की पत्नी अपने पति के लिए चुनाव प्रचार में लगी है। सुनीता अपने पति को जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। क्षेत्र में अतिक्रमण, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पानी, सड़क, तमाम समस्याओं से जनता को छुटकारा दिलाने का भरोसा दिला रही है। जो जनता की समस्या है, जिनका कोई निदान नहीं कर पाई अभी तक भाजपा सरकार, उसके लिए वही मुद्दा है। जल संकट बहुत है, महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उसका कोई उनके पास हल नहीं है, जो पूरा करेंगे। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, इस गैस की टंकी जो 350 में आती थी। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में उम्मीदवारों की पत्नियों ने कमान अपने हाथों में लेकर चुनावों को और रोचक बना दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पत्नियों के आने और प्रचार करने के बाद उम्मीदवारों को चुनावों में कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रात्रि साधना भी कर रहे हैं। सिंधिया का यह मानना है कि रात्रि साधना कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जीत जरूर दिलाएगी। अगर आप प्रगति चाहते हो, अगर आपको पचौड़ी जी और सिंधिया जी में विश्वास है, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रात्रि साधना की है। मध्य प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिन रात रैली कर रहे हैं और शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। अगर आप प्रगति चाहते हो, अगर आपको पचौड़ी जी और सिंधिया जी में विश्वास है, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दिलाओ, हाथ उठाकर
रैलियों में शिवराज सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रैलियों में सिंधिया लोगों से सवाल करते हैं और फिर उनके जवाब के लिए माइक पलटते हैं। सिंधिया का ये अंदाज जनता को भी खासा पसंद आ रहा है। अपनी रात्रि साधना में सिंधिया बीजेपी वोटरों में सेंध लगाने के लिए सरकार पर हमले कर रहे हैं और कुंभ से लेकर मंदिर तक की बात याद दिला रही हैं। धर्म के कुंभ को भ्रष्टाचार के कुंभ में परिवर्तित कर दिया। मटका खरीदा गया तो कुम्हार के घर से नहीं, लेकिन ऑटो पार्ट डीलर के घर से खरीदा गया। 400 रुपया प्रति मटका, 1500 करोड़ का कांड। और ये छाती ठोक कर कहते हैं कसम गीता की, हम मंदिर नहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सिंधिया राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अपने मुहावरों और कहावतों से न सिर्फ जनता को मंदिर मुद्दे की याद दिला रहे हैं, बल्कि बीजेपी पर मंदिर के नाम पर राजनीति चमकाने का आरोप लगा रहे हैं। हर 5 साल जब चुनाव की सरगर्मी होती है, जब राम मंदिर का मुद्दा होता है, अरे बहुत दुखी हुई सीता मैया भाजपा के काम से, क्योंकि बहुत पैसा भाजपा ने बनाया उनके पति के। वैसे सिंधिया की सभा में भीड़ भी काफी हो रही है। सिंधिया को सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सिंधिया रात्रि साधना के जरिए लगातार कांग्रेस को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब तो ये 28 नवंबर के बाद ही पता चल पाएगा कि सिंधिया शिवराज के गढ़ में कितनी सेंध लगाने में कामयाब रहे हैं। मध्य प्रदेश से इंडिया न्यूज के लिए अजय गोयल की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में एक मुर्गे की चर्चा इन दिनों हर तरफ है। पीएम से लेकर सीएम तक उसका नाम ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इस मुर्गे की तारीफ में कई बातें कह डाली। सवाल ये उठता है कि इस मुर्गे में ऐसा है क्या? ये चंपावत निनामा जब उनके साथ में बात कर रहा था तो मैंने तुरंत देखा, बाद में दूसरे दिन तो अखबारों में भी बहुत छपा था। और वो जब मेरे से बात कर रही थी तो कड़कनाथ को लेकर के आई थी और उसने कहा, देखिए हमारी आन बान शान, ये हमारा कड़कनाथ है। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री इस मुर्गे की तीमारदारी कर रहे हैं। दरअसल ये मुर्गा है ही ऐसा। ये मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल की शान है। झाबुआ आमतौर पर आदिवासी इलाका है। इस मंडल का बड़े हिस्से में कड़कनाथ मुर्गा लोगों की रोजी रोटी का बड़ा साधन है और ये पूरा इलाका इस कड़कनाथ की वजह से दुनिया के नक्शे पर जाना जाता है, क्योंकि कड़कनाथ जैसा मुर्गा दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस मुर्गे में। आम मुर्गा और कड़कनाथ मुर्गा में 5 बड़े अंतर को समझिए। कड़कनाथ काला मांस, बेहद कम फैटी, दिल के रोगियों के लिए फायदेमंद, 1000 रुपए किलो मांस ऑर्डर पर उपलब्ध है। साधारण मुर्गा, साधारण मांस, फैटी, खास फायदा नहीं, 180 रुपए प्रति किलो हर जगह उपलब्ध है। कुल मिलाकर हालत यह है कि झाबुआ के लोग आज भी खुद को कड़कनाथ से जोड़ते हैं। जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसे लेकर लंबी लड़ाई भी हुई। प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या झगड़ा हुआ? दीपक जी, इसको लेकर सीधे तौर पर ये झगड़ा था कि दंतेवाला छत्तीसगढ़ ने ये लिखा था कि ये हमारे यहाँ का है कड़कनाथ मुर्गा। इसको लेकर एक पूरी बाकायदा जद्दोजहद चल रही है। यहाँ की एक जियो संस्था है जो कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट है,
जिसने 2013-12 में एक चेन्नई में इसको लेकर कहा था कि हमारा है कड़कनाथ झाबुआ का लेकर। इसको लेकर विगत 1 महीने पूर्व ही यहाँ पर जियो टैग भी मिला है और मध्य सरकार का मूल रूप से यहाँ का दिया गया झाबुआ का ही है कड़कनाथ। कुल मिलाकर कड़कनाथ मुर्गे के इलाका झाबुआ मध्य प्रदेश के मालवा का बड़ा हिस्सा है। सिर्फ झाबुआ जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन कड़कनाथ का इलाका 20 से 21 सीटों पर है। लिहाजा पीएम हो या सीएम, सबके लिए कड़कनाथ चुनाव में अहम हो जाता है। तो एमपी की सियासत में मोदी की एंट्री के साथ जो चुनावी जंग है वो और भी तेज होती जा रही है। आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, तो वहीं जो स्थानीय मुद्दे थे उसे लेकर लोगों की नब्ज भी टटोली। पीएम मोदी की रैलियों के बाद मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं झाबुआ के सियासी समीकरण पे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आंकड़ों के साथ। झाबुआ में जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, ये हाल है झाबुआ का। 2013 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इन 3 में से 2 सीटें मिली थी, जबकि जो 1 सीट थी वो निर्दलीय ने उस पर कब्जा कर लिया था। झाबुआ की आबादी लगभग 10 लाख है और झाबुआ में अगर साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 44% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं। झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है और जिले की जो 3 सीटें हैं वो एसटी वर्ग यानी कि सोशल कास्ट के लिए आरक्षित है, उसके लिए रिजर्व्ड है। झाबुआ बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले मालवा रीजन में आता है। और अब अगर आप मालवा की बात करेंगे तो उसके स्टैट्स क्या कहते हैं वो भी आप देख लीजिए। यहां पर 50 सीटें हैं और इन 50 सीटों में से 45 सीटें, जी हां, सिर्फ 5 को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी के पास हैं। मालवा रीजन को जीतने के लिए अपने गढ़ में अच्छी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी मैदान में है। धुआंधार रैलियां उनकी तरफ से की जा रही हैं। झाबुआ में विधानसभा की सिर्फ 3 ही सीटें हैं, लेकिन इन 3 सीटों की अहमियत का अंदाजा आप पीएम की रैली और उनके रैली के अंदाज से लगा सकते हैं। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में रैली की। पीएम मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपनी रैलियों में पीएम कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं और जनता से खुद को कनेक्ट भी कर रहे हैं, उनसे जोड़ भी रहे हैं। अगर सदियों पहले मेरे झाबुआ, दाहोद, अलीराजपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां के आदिवासियों की जीवन शैली को अगर दुनिया ने देखा होता, समझा होता, तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है उसके लिए आज इतनी चिंता करने की नौबत नहीं आती। अगर पर्यावरण की रक्षा करने का सामर्थ्य रहा है तो हमारे इन आदिवासी भाइयों में रहा है। अपने जीवन से भी ज्यादा जिन्होंने जंगल को प्यार किया है, जंगलों की रक्षा की है, मानव जात के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए कोशिश की है, ऐसी महान आदिवासी परंपरा जब दुनिया जानती है तो उनको आश्चर्य होता है कि सदियों से हमारे यहां ये परंपरा बनी हुई है। ये चंपावत नेनामा जब उनके साथ में बात कर रहा था तो मैंने तुरंत देखा, बाद में दूसरे दिन तो अखबारों में भी बहुत छपा था। और वो जब मेरे से बात कर रही थी तो कड़कनाथ को लेकर के आई थी और उसने कहा, देखिए हमारी आन बान शान, ये हमारा कड़कनाथ है। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। तो प्रधानमंत्री ने झाबुआ में विकास की परिभाषा बताई, कांग्रेस के वक्त में किए गए काम और बीजेपी की सरकार में जो काम किए गए, प्रधानमंत्री ने उनकी तुलना की, जनता को उसके फायदे भी गिनवाए। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है जरा वो दिन याद कीजिए। तब विकास का दायरा क्या होता था, सोच क्या होती थी। और आज भी यहां 30, 35, 40, 50 साल के लोग हैं और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको ये सब मालूम है। पहले कांग्रेस के जमाने में
लोन मेले लगते थे, लोन मेले, और लोन मेले लगते थे, बाबू लोग आ जाते थे, सरकार चुनाव के पहले लोन मेले लगा लेती थी, और फिर क्या करते थे लोन की चीज का, वो कहते हैं हमारे आदिवासियों को ऐसा करो, इतनी मुर्गी ले लो, इतना लोन मिल जाएगा आपको, इस मुर्गी के इतने अंडे होंगे, इतने अंडे बिकेंगे, इतनी फिर मुर्गी होगी, फिर इतने मुर्गी बढ़ेगी, फिर उसमें से इतने अंडे बनेंगे, फिर इतने बने। और वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था कि ये तो बैंक का लोन ले लेना चाहिए। भाइयों बहनों, हमने मुद्रा योजना के तहत आज देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की एक ताकत दी है, एक नया हौसला दिया है, नया विश्वास दिया है। पहले अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो बैंक वाले लोन नहीं देते थे। घर गिरवी रखो तो लोन मिलेगा, खेत गिरवी रखो तो लोन मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या गिरवी रखेगा, वो क्या बताएगा। हमारी सरकार ने नियम बनाया कि मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे देश के नौजवान अगर मुद्रा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। अब आपको मध्य प्रदेश से लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 72 सीटों पर यह वोटिंग हुई। मेरे सहयोगी संजय शेखर हमारे साथ है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, 72 सीटों पर आज वोटिंग होनी थी, वोटिंग टर्नआउट कितना रहा और क्या हर जगह वोटिंग सुचारू रूप से हुई? आज के इस वोटिंग को लेकर क्या कुछ डिटेल्स है संजय आपके पास? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में 72 सीटों पर मतदान हुआ है और मतदान काफी शांतिपूर्ण रहा। कहीं भी से भी पूरे प्रदेश में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मैं बता दूं कि मतदान का समय खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मतदान केंद्र है जहां पर लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो अभी मतदान कर रहे हैं। मैं मौजूद हूं अभी कोटा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र खैरा पर, और यहां देख रहे हैं कि अभी भी कतार में लोग लगे हुए हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वो मतदान करेंगे। जहां तक टर्नआउट का सवाल है, अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार 76% के आसपास टर्न आउट होने का अनुमान है, लेकिन अभी टोटल आंकड़े नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे ज्यादा जो मतदान होगा वो करीब 80% के आसपास टोटल टर्नआउट छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। तो बड़ा आंकड़ा है ये, 76% लगभग अभी बताया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अभी ऑफिशियल जानकारी ये देगा कि कितना वोटिंग टर्नआउट आज की इन 72 सीटों पर हुए मतदान को लेकर रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी के साथ लौटेंगे फौरन।